हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो कल से शुरू होने जा रहा है यार हमारा जेई मेंस का 4th अटेम्प्ट। तो होपफुली आप सभी तैयार हो गए एग्जाम देने के लिए। तो आज के वीडियो में यार अपन देखने वाले हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके कल के पेपर के लिए या आपका जब भी पेपर होने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये टिप्स में यार अपन सब चीजें कवर कर रहे हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, कभी कभी हमारे साथ एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उससे कैसे बाहर निकले। देन उसके बाद अपन ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में काफी हेल्प करते हैं, और लास्ट में यार अभी तक जितनी भी अपन ने शॉर्ट ट्रिक्स देखी है उसको एक बार मैं आपके लिए समराइज कर दूंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए तो अपन सबसे पहले देखते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो यार अभी से ही आपको ये डिसाइड करके जाना है कि आपका सब्जेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा। किसी के लिए भी यार जो भी है, मतलब हर एक के लिए अलग अलग चीज रहती है कि हो सकता है आपके लिए मैथ्स जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो या फिर केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ले लेते हैं कि केमिस्ट्री सबसे पहले कर रहे हैं, देन अपन मैथ्स कर रहे हैं, देन फिजिक्स कर रहे हैं, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, आप इसी तरीके से, मतलब आपका केमिस्ट्री जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन मैथ्स जो है वो मॉडरेट, और फिजिक्स आपके लिए थोड़ा वीक लगता है आपको, तो आप इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले केमिस्ट्री, देन मैथ्स, देन फिजिक्स। अब एक गलती जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऑर्डर तो फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करेंगे, देन मैथ्स के सारे क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करेंगे, देन फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करेंगे। तो इसके जगह आपको क्या करना चाहिए, सारे जो क्वेश्चन है उनको 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करिए। 3 राउंड्स में मतलब राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। तो इन तीनों राउंड्स में आपको किस तरीके से करना है यार, कि सबसे पहले राउंड 1 में सारे इजी क्वेश्चंस जो है उनको उठा लेना है। तो जितने भी आपको जो जो इजी क्वेश्चंस पहले केमिस्ट्री के दिखते जाए उन सारों को आपने कर लिया। मान लीजिए कि 30 में से लगभग आपके 12 to 13 क्वेश्चंस हो गए, देन आप मैथ्स पे बढ़िए। अब मैथ्स के अंदर देखिए कि इजी क्वेश्चंस कौन से हैं, तो उसमें भी आपके 13-14 क्वेश्चंस हो गए। फिर आप फिजिक्स पे बढ़िए, वहां भी आपके 13-14 क्वेश्चंस हो। फिर केमिस्ट्री पे वापस से आ जाइए। अब केमिस्ट्री पे जब आप वापस से आए तो केमिस्ट्री में अब ढूंढिए ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको लग रहा है कि यार मतलब कि आप थोड़ा सा अगर उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, आपको पता है कि उसका अप्रोच किस तरीके से करना है, बस आपको थोड़ा सा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन वो हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में फिर इस टाइप के क्वेश्चन निपटा है, मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन ढूंढे, देन फिजिक्स में। फिर लास्ट राउंड में मूव करिए, तो यहाँ पे अपन ने कौन से देखे, मॉडरेट क्वेश्चन, और लास्ट में आप देखेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट्स जो है मिक्स रहते हैं, और वो क्वेश्चन आप अपने लिए थोड़ा सा नया रहता है, क्योंकि मॉडरेट और इजी में काफी ऐसे सारे क्वेश्चन अपन को देखने मिल जाते हैं जो कि अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर करे होंगे तो उसमें अपने को उसका कॉन्सेप्ट पता होता है और उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट डिफिकल्ट आपके लिए थोड़ा नए हो जाते हैं, तो इनमें से थोड़े सिलेक्टिव क्वेश्चंस को उठाइए जिनमें टाइम भी थोड़ा कम लगे और आप किसी तरीके से दिमाग लगा के उसमें अप्रोच लगा के उसे सॉल्व कर ले। तो इन 3 राउंड में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी और आप पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को सिलेक्ट करते टाइम पे ये ध्यान रखिए कि 10 से 15 सेकंड से ज्यादा उसमें वेस्ट नहीं करना है। ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि क्या आपको उस मोमेंट पे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या फिर स्किप करना है। तो 10 से 15 भी सेकंड में थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन छोटा है तो उसको और जल्दी निपटाने की कोशिश करें। 5 सेकंड में आपको दिख के समझ में आ जाएगा, नहीं यार ये टॉपिक अभी मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे बाद में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप नेक्स्ट पे मूव करिए और बाद में आके उसे देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कभी कभी क्या है यार, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आपका जो माइंड है एकदम ब्लैंक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि अब यार मैं आगे कैसे बढ़ूं, मुझसे क्वेश्चन बन नहीं रहे, और ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे यार पेन को नीचे रख दीजिए और थोड़े पानी के सिप्स लीजिए। और मैं यहाँ पे सिप्स की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि एक घूंट में यार बहुत सारा पानी पी लिया, क्योंकि वो भी जो है थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर देगा, आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे थोड़े से सिप्स लीजिए वाटर से। तो पानी क्या है, थोड़ा थोड़ा अगर पियेंगे ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। अगर इससे भी अपनी बात नहीं बन रही है तो थोड़ी सी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा इनहेल करिए, देन जो अपनी ब्रीथ है उसको थोड़ा कंट्रोल करिए 5 से 7 सेकंड के लिए, और उसके बाद एक्सेल कर दीजिए। तो यही प्रोसेस जो है आप 6 से 7 बार रिपीट करेंगे, आपको थोड़ा और रिलैक्स फील होगा। और उसके साथ ही साथ आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करिए, ये देखिए कि यार आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अगर जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें थोड़ी सी अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए थोड़ी सी अच्छी एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा काम आता है, और ये चीज यार हम लोगों ने अपने साथ भी करी है, तो ये हम लोगों के लिए काफी फायदेमंद रही है, इसलिए आपके लिए ये टेक्निक जो है बहुत काम की रहेगी। तो इन तीनों का खास ख्याल रखिएगा। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं।
तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको नॉट दिख रहा है तो उसको अलग से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे दिया तो अपन नॉट भूल जाते हैं, अपन देखते हैं अच्छा ये तो प्रॉपर्टी है, उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए नॉट को अलग से हाईलाइट कर लीजिए कि अपन को जो है उसमें नहीं वाला ऑप्शन को ही टिक करना है, ठीक है, जो चीज उसको फॉलो नहीं कर रहा है। देन अगर ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ दिस दिख रहा है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो जो है वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि ऑल ऑफ दिस की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी आंसर होने की, और अगर नन ऑफ दिस आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप ये मान के चलिए कि बाकी 3 ऑप्शन में से ही आपका आंसर होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और ऑल ऑफ दिस में आपको ये ट्राई करना है कि ए बी सी डी में डी ऑप्शन ही ज्यादातर ऑल ऑफ दिस रहता है, तो ए बी सी में से अगर 2 ऑप्शन भी आपके सही हो गए तो डायरेक्ट ऑल ऑफ दिस टिक कर सकते हैं, फिर वहां पे अपन को कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि सी को भी चेक कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। देन जो भी अपने ऑड ऑप्शन दिख रहे हैं उनको एलिमिनेट फॉरन कर दीजिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन में लिखा है 1 2 3 और यहाँ पे 15 लिख दिया, तो ऑब्वियसली यार आपको दिख रहा है 15 थोड़ा ऑड सा है तो उसको आप हटा सकते हैं। अगर चांसेस ये भी हो सकते हैं कि 15 आपका आंसर हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका 1 2 3 में से ही कोई एक आंसर होगा, क्योंकि अपन को दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ऑड ऑप्शन है, तो इसको आप इजीली हटा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं यार शॉर्ट ट्रिक्स की, जो कि अपन ने अभी तक इस चैनल पे हम लोगों ने आपके लिए अपलोड करी है। तो इसमें अपन ने जो जो चीजों पे ध्यान रखा है उसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स में देखिए, अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल इन्वॉल्व है तो वहां पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स समथिंग इन्वॉल्व है तो एक्स की जगह कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर आने के चांसेस है। देन डोमेन रेंज या फिर गिवन सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो इस केसेस में आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत काम का आता है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन काम आता है, तो इसका आप ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में इसका भी काफी ज्यादा यूज किया है। ग्राफिकल अप्रोच जो है वो बहुत काम का है, तो अगर आपको फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो ये टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा ये एडवांस के लिए भी ग्राफिकल अप्रोच बहुत ज्यादा काम का आता है। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो, और मेंस के बाद आपको टाइम मिलता है, तो ग्राफ पे बहुत ज्यादा वर्क करिएगा। और अगर अपन बात करें अप्रोक्सीमेशन की, तो अप्रोक्सीमेशन तो कई जगह यूज हो जाता है, ठीक है। बाइनोमियल का जो अप्रोक्सीमेशन रहता है वो काम का है। देन कहीं पे स्क्वायर रूट टर्म्स दिए तो उसको आप परफेक्ट स्क्वायर के पास वाला ले जाए और उसकी मदद से अपन अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। देन साइन एक्स को अपन एक्स बना लेते हैं, टेन एक्स को एक्स, कॉस एक्स को 1 कर देते हैं जब एक्स टेंडिंग टू 0 होता है, ये लिमिट्स के क्वेश्चन में करते हैं, तो ये चीज भी मैंने आपको बताई है। फिर एरिया अंडर द कर्व्स में आपको जो है, अगर इस टाइप से कुछ कर्व है तो उसको आप एक ट्राइंगल जैसा भी मान सकते हैं, ऐसी चीजें भी मैंने आपको बताई है। तो वो चीज आप करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेशन भी आपके लिए काफी ज्यादा काम आता है क्वेश्चन के इसमें। और कोनिक्स में मैंने आपको कई बार बोला है कि कर्व प्लॉट करना जो है बहुत काम का रहता है, ठीक है। यहाँ पे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज करिए। अगर आपने कर्व से ही देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपको कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत ना टेंजेंट ना नॉर्मल की, और वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। और अजम्पशंस की बात करूं तो यार कभी कभी क्या होता है, अपन को कुछ फंक्शन के बारे में ऐसे डिटेल दी रहती है तो अपन को वहीं पे कुछ फंक्शन को अज्यूम कर सकते हैं जो कि अपन को पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। अब अपन बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में अगर बात करें तो वेरिएबल्स जब भी इन्वॉल्व रहे वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि मैं अभी पिछली स्लाइड में भी आपको बता चुका हूं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर कई बार लिमिटेशन वाले केस दिए रहते हैं, जैसे एफबीडी डायग्राम दिया है तो उसके अंदर ऐसे टाइप का आपको स्लोप में थीटा दिया है, तो यहाँ पे थीटा की कुछ वैल्यू मान के आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं ना कि क्या हो रहा होगा ब्लॉक के साथ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं और पिछली बार आ भी चुके हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। देन डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज्यादा काम का आता है, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करने में कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहा है, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन एलिमिनेशन तो यार हर जगह ही काम आता है, तो वो अपन को क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है कि उसमें से अगर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं कि वो एलिमिनेट हो सकते हैं। ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अपन को दिख गया कि ये तो भाई सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हटाओ, ऐसे चीजों का अपन को ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर मैं पहले ही बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक कवर कर चुका हूं जो कि है WATU मेथड। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन हो, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकता है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा। मैं सारे शॉर्ट ट्रिक वीडियोस की जो प्लेलिस्ट की लिंक है उसको अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कर दूंगा अटैच, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको जो आपके जुलाई अटेम्प्ट की शॉर्ट ट्रिक हो गई, देन आपके मार्च अटेम्प्ट की, देन फेब अटेम्प्ट की, साथ ही साथ एक स्पीड शॉट सीरीज हम लोगों ने कवर की थी जिसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पीसीएम से रिलेटेड कवर की थी, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो इन सारे वीडियोस को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक मैंने कवर की थी, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसके क्वेश्चन अपन ने लगातार देखा है कि शिफ्ट्स में रिपीट भी हो रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स तो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। मेटलर्जी के भी जो क्वेश्चंस थे, एक निमोनिक्स मैंने आपको बताए थे ओर्स के नाम याद रखने के लिए,
वो भी काफी ज्यादा रिपीट हुए उस टाइप के क्वेश्चन, तो वो भी आप देख के जाइए। इनऑर्गेनिक में आपने अगर खुद से कुछ निमोनिक्स बनाए तो उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाइए, क्योंकि वहां पे चीजें यार हो सकता है भूल जाए। तो इनऑर्गेनिक को याद रखने का तरीका जो है वो निमोनिक्स काफी ज्यादा यूजफुल होता है, इसलिए इन चीजों पर ध्यान रखिए। देन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे भी केमिस्ट्री में भी काम आता है, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चंस हो गए, उसमें अगर आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी तो इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, उसको वहीं के वहीं एलिमिनेट करो। फिर आपने एक और एलिमिनेट कर लिया ऑप्शन, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे और आपको नहीं समझ में आ रहे तो तब आप तुक्का भी मारेंगे तो 1/2 चांसेस है कि आपका जो है आंसर वो सही होगा। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। एक हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट था जो कि अपन ने कुछ शॉर्ट ट्रिक वीडियोस में कवर करा था, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ही यूजफुल है, इसलिए इसको भी देख के जाइए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो अब यार आपके पास जो भी टाइम बचा है एकदम रिलैक्स हो जाइए। अगर आपको कॉपी नहीं उठानी मत उठाइए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आपको फॉर्मूलेस रिवाइज करने के लिए। अब आपने जितना पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने यार कुछ शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस नहीं कवर करके गए तो उनको आप एक बार देख सकते हैं। आपको जिस स्पीड पे देखना है, आपको लग रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है तो 2x पे करके देख लीजिए, बट देख के जाइएगा क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ फॉर्मूले अगर रिवाइज भी करने हैं तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर अभी कुछ उठा के जरूरत नहीं है। जो जो चीजें आपने हाईलाइटेड करी है उनको ही एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिजिक्स में जो है एक बार फॉर्मूले सारे देख लीजिए, है ना। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपने कहीं पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू लिखे तो उनको एक बार देख लीजिए। मैथ्स में भी सेम स्ट्रेटेजी से जाइए। तो इन चीजों को एक बार आखिरी में रिविजन में आपके लिए हो जाएगा और आपको एक बार कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो फिर जो भी जिन लोगों का यार पेपर कल है वो लोग आराम से देने जाओ पेपर, अपना 100% दोगे तो आप पेपर अच्छा ही करोगे। कोई भी प्रकार का यार स्ट्रेस मत लो, ठीक है। अगर आपके 3 अटेम्प्ट उतने अच्छे नहीं भी गए तो आप 4th अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते हैं, बस खुद पे आप लोगों को भरोसा रखना है। बाकी यार जिन लोगों का भी अगले शिफ्ट्स में है पेपर, वो भी कोई डरने की बात नहीं है। अभी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो थोड़ा उसको उस हिसाब से एडजस्ट करो कि क्या क्या चीजें कवर कर सकते हो और उस पर बढ़ो। लगे अगर टाइम आप लोगों को मिल रहा हो तो आप लोग मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि और चीजों को आप एनालाइज कर पाए और अपना जो पेपर स्ट्रेटेजी है, ठीक है, पेपर को अटेम्प्ट करने की, उसको और अच्छे से बिल्डअप कर ले। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।